नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। यदि अभी वर्तमान के उपराष्ट्रपति की बात करूं तो आप लोग क्या कहेंगे, वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। वैसे तो मैं बता दे रहा हूं। तो वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है? महामहिम वेंकैया नायडू जी हैं। महामहिम वेंकैया नायडू जी कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देश के संविधान से लिया है या किस देश के संविधान से हमने अडॉप्ट किया हुआ है या किस देश के संविधान के तर्ज पर हमने इस पद का सृजन किया हुआ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको राष्ट्रपति से कंपैरिजन करके मैं आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा। तो मित्रों, आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करते चले और लास्ट तक यदि आप वीडियो देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मेरी आपसे गारंटी है। देखिए, मैं आपसे गारंटी की बात क्यों करता हूं, क्योंकि मैं आपको इस तरह से टॉपिक कंप्लीट कराता हूं। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति कंप्लीट करवाया है, बिल्कुल इतने अच्छे से कंप्लीट करवाया है कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता है। पूरे YouTube पर आप सर्च कर लेंगे, तो आपको हर जगह छोटा छोटा पार्ट मिलेगा। लेकिन जो मैंने पढ़ाया उपराष्ट्रपति के बारे में, जो मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। बेहतर तरीके से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति कौन होता है, तो पहले तो राष्ट्रपति कौन होता है ये जान लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है, या राष्ट्रपति का पद जो होता है देश का प्रथम पद होता है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद होता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है। देखिए, राष्ट्रपति का पद जो होता है प्रथम सर्वोच्च पद होता है और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देश के संविधान के तर्ज पर बनाया है या किस देश के संविधान से हमने अडॉप्ट किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर हमने बनाया है उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद का हमने जो सृजन किया हुआ है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के देखकर हमने सृजन किया हुआ है या उसको हमने कॉपी करके सृजन किया हुआ है। देखिए, यानी कि यहाँ कहने से तात्पर्य हो जाता है, यदि अमेरिका में उपराष्ट्रपति हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत में भी उपराष्ट्रपति होता है। यदि अमेरिका में राष्ट्रपति है तो भारत में भी राष्ट्रपति होता है, जो कि आप वर्तमान में इसे महसूस कर सकते हैं, इसे आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में वही अभी वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन महोदय साहब हैं। और भारत के राष्ट्रपति की बात करें वर्तमान के, तो महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। और अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस है, श्रीमती कमला हैरिस है। और भारत की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो महामहिम श्री वेंकैया नायडू जी हैं। अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है। लेकिन उससे पहले की आइए हम बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है वैसे सेम पद्धति से आपका उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। देखिए, जिस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी पद्धति से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा ना चुनकर, बल्कि कैसे होता है, परोक्ष रूप से चुना जाता है। जनता के द्वारा ना चुनकर बल्कि परोक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एक निर्वाचन मंडल द्वारा। उसी तरह आपका उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जनता के द्वारा ना चुनकर बल्कि उनके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि परोक्ष रूप से इनका भी निर्वाचन होता है एक निर्वाचन मंडल द्वारा। देखिए, एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं अपने प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और आप
देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में भेजते हैं और विधान परिषद, इन सभी जगह हम अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। तो हम जिनको चुनकर भेजते हैं वही हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं और वही हमारे उपराष्ट्रपति को भी चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में थोड़ी कंडीशन अलग है, आइए बात करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। कैसे होता है इनका चुनाव? निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कैसे होता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल द्वारा। कैसे होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। कैसे होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा इनका भी चुनाव होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। दूसरी बात करें, अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। इसका मतलब ये होगा कि हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन नहीं लेता है। आइए कंपैरिजन करके थोड़ा सा देखते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो निर्वाचन पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल से तात्पर्य हो जाता है कि निर्वाचक मंडल से तात्पर्य हो जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कौन कौन लोग भाग लेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की बात करें तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। देखिए, संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर आपसे संसद की बात की जाए तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, दो बात आ जानी चाहिए कि लोकसभा की हम बात कर रहे हैं और राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाता है, अगर संसद की बात की जाए तो ये समझिए कि लोकसभा की बात की जा रही है और राज्यसभा की बात की जा रही है। तो लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और आपके राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब यहीं पर लगे हाथ हम ये भी देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग की बात करें तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ, संसद के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। देखिए, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भैया मनोनीत सदस्य कौन होते हैं। तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 लोगों को चुना जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय से, यानी एंग्लो इंडियन से। ठीक है, और 5 लोगों को राज्यसभा में भेजा, 12 लोगों को या 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। आइए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, संसद जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो लोकसभा से, लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा सीधे ही नॉमिनेट किया जाता है। सीधे ही नॉमिनेट मतलब सीधे ही उन्हें मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, सीधे ही मनोनीत कर लेते हैं। और उनको किस क्षेत्रों में मनोनीत करते हैं, अगर साहित्य, विज्ञान, कला, समाज इत्यादि के क्षेत्र में क्या है, ज्यादा विशेष अनुभव और ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कहने से तात्पर्य हो जाता है कि राज्यसभा के 12 सदस्य और आपके लोकसभा के जो 2 सदस्य होते हैं वे 14 सदस्य जो होते हैं वे भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेता है या कौन लेते हैं,
संसद के निर्वाचित सदस्य और साथ साथ मनोनीत सदस्य जो होते हैं वे भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वे भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मैंने आपको लोकसभा में ये बता दिया कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और 12 सदस्यों को मैंने ये बता दिया कि कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य विधानसभाओं के, नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो आपके विधानसभा, राज्य के जो विधानसभा, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो गया, मध्य प्रदेश विधानसभा हो गया, जितने भी विधानसभा हैं आपके राज्यसभा में, जितने भी राज्यों में विधानसभा हैं, उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो आपके, भारत के दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, तो जहां पर विधानसभा उनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब वे कौन दो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, वो है आपकी दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी की बात की जा रही है। तो दिल्ली और पांडिचेरी के भी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो आइए एक बार शॉर्ट में इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, कौन नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन निर्वाचित सदस्य की बात की जा रही है, संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में बात करें तो संसद के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेंगे, लेकिन साथ साथ आपके मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपके राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, उनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, फिर लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे आपकी दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर आपके विधानसभा है, तो इनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं मित्रों, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होती है और उपराष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होती है, तो आपको पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के बनने की योग्यता क्या होती है और साथ ही साथ मैं आपको उपराष्ट्रपति भी बनने की योग्यता बता दूंगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं
कि राष्ट्रपति योग्यता, हेडिंग डाल देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपके मन में। देखिए योग्यता की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आपको यहाँ क्लियर करके देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखिए अगर आप चाहें तो मेरे द्वारा जो पढ़ाई जा रही चीजें इसको नोट्स अगर आप बना लेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका नहीं गलत होगा। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं योग्यता के बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है। तो यहीं पर लगे हाथ दोनों देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। वैसे मैंने राष्ट्रपति बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया होगा वहां तो यहाँ आप बेहतर तरीके से और समझ लीजिए। देखिए राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, आप भारत के तो नागरिक हो ही कम से कम, तो भारत के नागरिक हो आप। पहली कंडीशन कहती है कि भारत के नागरिक हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या चाहिए, भारत के नागरिक हो आप। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक, भारत के नागरिक हो आप। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी क्या योग्यता चाहिए, भारत के नागरिक हो। फिर दूसरी कंडीशन कहती है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम आपकी 35 वर्ष की आयु जो हो कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष की आयु आपकी कंप्लीट होनी चाहिए भैया। तो उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए आपकी कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु, देखिए वहां अधिकतम की बात नहीं की गई, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में कई बार न्यूनतम अधिकतम करके दे देता है, तो यहाँ पर न्यूनतम की बात की गई है कि न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, और उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 35 वर्ष की आपकी आयु कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आप किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। देखिए तो यहाँ पर भी किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि आप किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ से तात्पर्य हो जाता है किसी आप सरकारी नौकरी में ना हो, नहीं तो आप उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति आप नहीं बन सकते। सिंपल सी बात, इतना ध्यान रखिए। देखिए प्रधानमंत्री, राज्यपाल और किसी सदन का आप सदस्य हैं तो वह लाभ का पद नहीं माना जाता, वह है लाभ का पद नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका लाभ का पद होता है वो जो आपके 70 साल 80 साल जो आपकी नौकरी चलती है उसे लाभ का पद माना गया है। सिंपल सी बात, इतना समझिए बस। ठीक है, तो पहली चीजें मैंने बताया कि भारत के नागरिक बनने, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लीजिए, और उसके बाद आप किसी भी लाभ के पद पर ना हो आप। यहाँ पर भी वही चीजें चाहिए कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, भारत के नागरिक हो, और 35 वर्ष की आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपके राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए जिस तरह राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की आपके पास योग्यता होनी चाहिए, उसी तरह उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपके पास राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य कैसे बनते हैं, कम से कम आपकी 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया ये भी बताया है कि कम से कम 30 वर्ष आयु के साथ भारत के आप नागरिक हो। वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कम से कम आपके पास 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और भारत के आप नागरिक हो। सिंपल सी बात इतनी है, और वही चीजें बार बार आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके समझ में कई बार नहीं आ पाता है, क्योंकि टीचर महोदय क्या करते हैं, मास्टर महोदय क्या करते हैं, बस जैसे किताब में लिखा हुआ है उसी तरह कई बार पढ़ा देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है कि लोकसभा के सदस्य कैसे बनेंगे, राज्यसभा के कैसे सदस्य बनेंगे। बिल्कुल
लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक आप हो, 25 वर्ष की आपकी आयु कंप्लीट हो। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भारत के आप नागरिक हो और साथ ही साथ आपकी 30 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, लेकिन इसके अतिरिक्त ये सारी चीजें आप तो फुलफिल कर लेंगे, लेकिन एक चीजें आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, इसीलिए आप यहाँ पर एक आम व्यक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। देखिए उसके पास 50 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है, इसके अतिरिक्त जो चाहिए आपको 50 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 सदस्य आपके प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है, और 50 जो आपके सदस्य हो, ठीक है, वो आपके कैसे होने चाहिए, अनुमोदक के रूप में, यानी परमिटेड यानी परमिशन आपको दे दे या अप्रूवल दे दे, सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए इसके अतिरिक्त आपको क्या चाहिए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी नहीं चाहिए, इसमें भी आपको प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन आपको कितने होने चाहिए दोस्तों, वो है आपके 20 प्रस्तावक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ठीक है। 20 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है और 20 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके अतिरिक्त भी, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आपको क्या आवश्यकता पड़ती है, इसके अतिरिक्त भी आपको किन चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक की भी आपको आवश्यकता पड़ती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आपकी योग्यता होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन पाएंगे। तो राष्ट्रपति बनने के लिए मैंने योग्यता आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कैसे हो सकती है और उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता कैसे हो सकती है, ठीक है। आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता से तात्पर्य हो जाता है कि राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है और उपराष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है और उपराष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, ठीक है, रिक्तता, ठीक है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की बात करें और उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की बात कर लेते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की बात कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की बात करें तो बिल्कुल आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति के भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का बनने देखिए ना तो एक किसी सदन का सदस्य होता है, ना ही एक किसी सदन का सदस्य होता है। लेकिन अभी मैं इसके बारे में एक कंडीशन और बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। दूसरी बात करते हैं कि आपका राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे समाप्त होगा, जब उनका कार्यकाल 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, यानी जब वे पद पर बैठेंगे तो 5 साल बाद उनका कार्यकाल जब कंप्लीट हो जाएगा तो वे अपने पद से हट जाएंगे, तो उनका पद जो होगा और रिक्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसी तरीके से आपका उपराष्ट्रपति का भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति महोदय चाहें तो अपना त्यागपत्र, यदि राष्ट्रपति महोदय चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। देखिए यदि राष्ट्रपति महोदय चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, और उपराष्ट्रपति चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति यदि चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं। बिल्कुल अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन किसे त्यागपत्र दे सकता है। सिंपल सी बात इतनी है कि पहले
एक दूसरे के दोनों अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दोनों दे सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इनका यदि पद, एक कंडीशन और से खाली हो सकती है, राष्ट्रपति का पद यदि अचानक मृत्यु हो जाती है तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, और उपराष्ट्रपति का भी इसी तरीके से, यदि उपराष्ट्रपति महोदय का अचानक में इनकी मृत्यु हो जाती है तब भी इनका पद खाली हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन कहती है यदि राष्ट्रपति महोदय संविधान का उल्लंघन करते हैं, यदि राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति महोदय यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया नहीं बनाई गई है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। लेकिन एक कंडीशन कही जाती है, यदि उपराष्ट्रपति को बीच से ही यानी कि इनके कार्यकाल से पहले इनको हटाना है तो राज्यसभा में एक संकल्प के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और साथ ही साथ राज्यसभा, एक मिनट, हाँ तो आइए बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया की बात कर रहे थे, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। देखिए महाभियोग के बारे में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को यदि बीच से ही हटाना है, बीच से तात्पर्य हो जाता है यदि उन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया है तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसे कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इनको राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा में एक संकल्प के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। बाकी मैं इनके बारे में अच्छे से समझाऊंगा और आगे चलकर राज्यसभा के बारे में, सॉरी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए छोटी सी प्रक्रिया है मैं समझाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में एक संकल्प के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन क्या करना होगा, साथ ही साथ आपको लोकसभा की सहमति लेना भी आवश्यक है, साथ ही साथ आपको लोकसभा की सहमति भी लेना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रख सकते हैं आप कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, बस राज्यसभा में एक संकल्प के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आपसे इतना ही पूछा जाता है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको महाभियोग भी बहुत अच्छे से बता दिया है, पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपका यहाँ समय नष्ट नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्बेंस हो गई थी इसमें। अब आइए बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, शपथ की बात कर लेते हैं, शपथ की बात कर लेते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए शपथ की बात कर लेते हैं ताकि जल्दी ये क्लास खत्म हो जाए, बस यही लास्ट है आपका टॉपिक। शपथ की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इनको शपथ कौन दिलाता है, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है इसकी बात कर लेते हैं, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ये भी बात कर लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए, देखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यदि वे नहीं है, यदि वे नहीं है यानी कि एक तरीके से मुख्य न्यायाधीश जी नहीं है तो कौन दिलाएगा, तो कोई वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट का ही कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का ही कोई वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, कोई वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन सी शपथ दिलाएगा, आपका कोई वरिष्ठ जज, कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का ही कोई वरिष्ठ न्यायाधीश या जज जो है उनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सिंपल सी बात यह है कि राष्ट्रपति महोदय इन्हें शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो आपके राष्ट्रपति जो होते हैं, सॉरी राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है उपराष्ट्रपति को क्या करता है, शपथ दिलाता है। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति जो होगा, राष्ट्रपति क्या करते हैं
किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं कि उपराष्ट्रपति का शपथ आप दिलवा देना। तो उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? या तो राष्ट्रपति दिलवाएंगे, तो या तो आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो होगा वो उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाएगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसे लगी? वैसे तो मैंने आपको सब कुछ समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, सब कुछ मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सपोर्ट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए और कमेंट भी करते चलिए, कमेंट भी करते चलिए और लाइक तो जरूर करिए। देखिए अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखते हैं, समझते हैं, तब आपसे मैं कहूँगा कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो मैं कहता हूं कि इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है कि आपको कहीं से कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखना है और ना ही आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको मैंने इतने अच्छे से कवर किया है कि आपको दोबारा कहीं से कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय खंड भारत।